अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस जर्नी। और आज का हमारा न्यू लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, क्लास 9 में हम चैप्टर स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल को, या मॉलिक्यूल का मतलब क्या है। मॉलिक्यूल हम डिफाइन कैसे करते हैं? मॉलिक्यूल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल। दे फॉर्म मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, तो उनसे क्या बनता है फिर स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल बनता है। डिफिनीशन हम करते हैं मॉलिक्यूल की जब और कंपाउंड की करते हैं तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को और कंपाउंड को डिफिनीशन से। कंपाउंड को डिफाइन करते हम क्या लिखते हैं कि व्हेन टू आर मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड दे फॉर्म कंपाउंड। डिफरेंस क्या है कंपाउंड और मॉलिक्यूल में? एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल H2, N2 or H2O। These are molecules। These are molecules। इनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन इनको हम कंपाउंड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मॉलिक्यूल में हम देखते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, वो एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं। लेकिन कंपाउंड के केस में हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, कंपाउंड बनाते हैं। तो ये डिफरेंस है कंपाउंड और मॉलिक्यूल के दरमियान। मतलब हम लिख सकते हैं कि all the compounds are molecules। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। लेकिन जितने मॉलिक्यूल के होते हैं उनको हम कंपाउंड नहीं कह सकते हैं। लाइक यहाँ पे देख लें, ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। लेकिन ये मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। इस केस में भी देख लें, ये मॉलिक्यूल है बट कंपाउंड नहीं है। तो ये डिफरेंस है मॉलिक्यूल और कंपाउंड के दरमियान। इसके बाद फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप्स। मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट बेसिस पे। क्लासिफिकेशन के लिए हम बेसिस बनाते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम की बात करें, हमारे पास मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स होती हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एटम पे हम सबसे पहले बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे। तो मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाई करते हैं लाइक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकंड हम पढ़ते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर हम पढ़ते हैं ट्राई एटॉमिक। और फोर्थ नंबर पे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक एक को अगर हम डिफाइन करें तो आप वर्ड से देख सकते हैं। मोनो मीन वन, इन एटॉमिक मीन एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम से मिलकर बने होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लाइक एग्जांपल है नियॉन, आर्गन। ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। सेकंड हम देखते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटमों से मिलकर बने होते हैं। व्हेन टू एटम्स आर कंबाइंड दे फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल क्या है? H2, N2, Cl2, HCl, NaCl। ये हमारे पास जो एग्जांपल है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है।
ट्राई एटॉमिक जिसमें कितने एटम्स हो? 3। कितने एटम्स हो? 3। एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं H2O, CO2 एटसेट्रा। इसमें कितने एटम्स हो? 3 एटम्स मौजूद हो। कितने एटम्स? 3। इनको फिर हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो? 3 या 3 से ज्यादा हो। 3 से ज्यादा हो, ऐसे मॉलिक्यूल को फिर हम कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल आप लोग देख लें, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज देख ले, C6H12O6, कौन से मॉलिक्यूल है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। या S8, ये हमारे पास एग्जांपल है। किस चीज़ की एग्जांपल है? एग्जांपल ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम। नेचर ऑफ एटम की बेस पे हम दो टाइप्स पढ़ते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स। द वन इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, द सेकंड वन इज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? देखते हैं डिफिनीशन में। द वर्ड होमो मीन सेम, एटॉमिक मीन एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो सिमिलर एटमों से मिलके बने होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप फ्रॉम सेम टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल में आप लोग देख ले, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की हम एग्जांपल देखते हैं H2, N2, Cl2 एटसेट्रा। यहां पे देख लें आप लोग, H2 कौन से एटम्स मौजूद है? दोनों हाइड्रोजन के हैं, दोनों नाइट्रोजन के हैं, दोनों क्लोरीन हैं। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ये कौन से मॉलिक्यूल्स है? ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकंड देखे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन से हैं? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बने होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटमों से, ऐसे मॉलिक्यूल को फिर हम कहते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। The molecules that are made up from different types of atoms are called heteroatomic molecule. Example में देख लें, H2O, HCl, H2SO4, etc. These are the example of heteroatomic molecule. ये हमारे पास बात हो गई सेकंड बेस पे। दो टाइप्स हमने पढ़ी, यहां पे हमने टाइप्स पढ़ ली 3, 4 टाइप्स। दूसरी एक बेस हम बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं 2 क्लास में। फर्दर 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे हम मॉलिक्यूल्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द वन इज कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मीन लार्ज, molecule having large molecular weight are called macromolecule। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है स्टूडेंट? ज्यादा होता है, हाई होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल हो, क्या हो? स्मॉल हो, लो हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को फिर हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल आर ग्लूकोज, लिपिड्स, प्रोटीन्स। ये हमारे पास एग्जाम्पल है मैक्रोमोलिक्यूल्स की। माइक्रो में आप लोग लिख सकते हैं H2O, O2, इसके अलावा और भी आप लोग लिख सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? कम हो। इसमें आप लोग लिख लें ग्लूकोज, प्रोटीन्स, लिपिड्स एटसेट्रा, वाटर, amino acids, etc. These are the example of micromolecule and these are the example of macromolecule.
अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि वाई मॉलिक्यूल आर फॉर्म या वाई केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म। बिल्कुल मतलब सेम है दोनों स्टेटमेंट्स का। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पहला जो टॉपिक है, जो तो हमने इंट्रोडक्शन में बात कर ली मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड एटम्स क्यों बनाते हैं, इससे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल बॉन्ड के बारे में कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है। स्टूडेंट, केमिकल बॉन्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं। द केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। वो अट्रैक्टिव फोर्स जो एटमों को होल्ड रखती है मॉलिक्यूल के अंदर। कैसे डिफाइन करेंगे? अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। वो अट्रैक्टिव फोर्स जिसकी वजह से एटम्स क्या होते हैं, होल्डेड रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, एक साथ रहते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। एग्जांपल देख लें, H2O में देखें, NaCl में देख लेते हैं, HCl में देखते हैं। H2O में देख ले आप लोग, एटम्स मौजूद हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स मौजूद है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये आपस में क्या है, बॉन्डेड है, होल्डेड है, बिल्कुल कंबाइन है, दोनों साथ जुड़े हुए हैं। किस वजह से? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। जिस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर ये एटम्स कंबाइन होते हैं, जुड़े रहते हैं, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इस केस में देख ले, NaCl सोडियम और क्लोरीन आपस में क्या है, कंबाइन है, जुड़े रहते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव जो फोर्स है, इसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और सेम HCl में आगे हम पढ़ेंगे फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। मेनली अगर यहाँ पे हम देखें, केमिकल बॉन्ड हम फिर क्लासिफाई करते हैं कितनी टाइप्स में? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, और फोर्थ नंबर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये हमारे पास मेजर 4 टाइप्स है। किस चीज की 4 टाइप्स है? केमिकल बॉन्ड्स की। जो मेन टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स की तरफ आता हूं कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेल्स में या सब शेल में, एटम की शेल या सब शेल में इलेक्ट्रॉनों की डिस्ट्रीब्यूशन या अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। सब शेल बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बताए हुए। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हो तो पहले वो देख ले, तब आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आएगी। शेल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हम कंसेप्ट देखेंगे उसके लिए मैं कह रहा हूँ KL M and N। इसमें सब शेल्स कितने होते हैं? S, L में S and P, Y, L and M, S, P, D, और N में कितने होते हैं? S, P, D और F। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनों की तादाद देके 2 आते हैं। ये जो शेल है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है? 2। P में 6, D में 10 और F में 14। अगर एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये सब शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, किस तरह हो? कंप्लीट फिल्ड हो, ऐसे एटमों को क्या हम कहेंगे? स्टेबल कहेंगे। अगर एक एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? सपोज करें 2 है। कितना है? 2। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2। ऐसे एटम्स क्या होंगे? स्टेबल होंगे। क्या होंगे? स्टेबल होंगे। अगर एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर है 8, कितना? 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p4।
यहां पे अगर आप लोग देखें, क्या पी सब शेल फुल फिल्ड है? पी में कितने आने चाहिए? 6। कितने? 6। क्या है इसमें 6? नहीं, 4 है। तो क्या होगा ये एटम? अनस्टेबल होगा। क्या होगा? अनस्टेबल होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए किस चीज के बारे में? स्टेबल एटम्स कौन से होते हैं, अनस्टेबल कौन से होते हैं, स्टेबिलिटी के पैरामीटर्स कौन से हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम बता सकते हैं कि कौन से एटम स्टेबल होंगे, कौन से अनस्टेबल होंगे। क्या मतलब है स्टेबल? स्टेबल और स्टेबल एटम्स और अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अगर हम बात करें, ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं और उनके सब शेल्स क्या हो? कंप्लीट फिल्ड हो। किस तरह हो? कंप्लीट फिल्ड हो। तो ऐसे एटमों को हम कहेंगे स्टेबल एटम्स। और ऐसे एटम्स जिनकी क्या हो? सब शेल कंप्लीट ना हो, तो ऐसे एटमों को हम कहते हैं फिर अनस्टेबल। क्या कहते हैं? अनस्टेबल। लाइक एक एटम आ जाए x इज इक्वल टू, उसका एटॉमिक नंबर आ जाए 10। मेरे पास कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होगी? 1s2, 2s2 एंड 2p6। अगर आप लोग p सबशेल देखें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। टोटल कितने आते हैं? 6। तो इसका मतलब ये है कि ये फुल फिल्ड है। कौन सा है? फुल फिल्ड। जब ये फुल फिल्ड है तो ऐसे एटमों को हम क्या कहेंगे? स्टेबल। कौन से है ये? स्टेबल है। अगर हम दूसरा एटम ले लें, x इज इक्वल टू 11 आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। इसमें अगर हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। कितने होने चाहिए इसमें? 2। तो क्या ये एटम स्टेबल है? नहीं, ये एटम क्या है? अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी अगर हम देखें, अब हम रीजन की तरफ जाते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं आपस में। एटम्स कंबाइन होते हैं, फर्स्ट रीजन ये है टू गेन स्टेबिलिटी। टू गेन स्टेबिलिटी। टू गेन स्टेबिलिटी। The first reason is that why atoms are combined। एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? इसके लिए फर्स्ट रीजन ये है, एटम्स इसलिए कंबाइन होते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन करें। किस सेंस में? इलेक्ट्रॉनों को पूरा करें अपने शेल्स में। सेकंड रीजन क्या है? टू रिड्यूस दियर एनर्जी। टू रिड्यूस दियर एनर्जी, कि वो अपनी एनर्जी को क्या करें? एटम्स अपनी एनर्जी को कम करे, इसलिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अगर यहां पे हम एक ग्राफ की मदद से देख ले, सपोज यहां पे, सॉरी मैं दोबारा बना लेता हूं, ये मेरे पास है हाइड्रोजन नेसेंट फॉर्म, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है। इनकी अगर हम यहाँ पे एनर्जी देखें तो एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है। ये क्या करते हैं? आपस में मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं एटॉमिक फॉर्म में, इनकी एनर्जी ग्रेटर होती है। जैसे ये मॉलिक्यूलर स्टेट में चले जाते हैं, इनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इसलिए केमिकल बॉन्ड बनता है, इसलिए एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। क्यों कंबाइन होते हैं? दो रीजन मैंने आप लोगों को बता दिए, टू गेन स्टेबिलिटी, द सेकंड वन इज टू रिड्यूस देयर एनर्जी। एटॉमिक फॉर्म में एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस वजह से केमिकल बॉन्ड बनता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट रीजन की तरफ, जिसको हम कहते हैं देयर आर टू कंसेप्ट, जो कि एक्सप्लेन करते हैं, किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। द फर्स्ट कंसेप्ट इज वैलेंस कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? वैलेंस कंसेप्ट कहते हैं। डस्टर किधर है? द फर्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड वैलेंस कंसेप्ट। वैलेंस कंसेप्ट को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब डिटेल में देखते हैं कि ये कंसेप्ट क्या कहता है, और इसके बाद दूसरा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट, वो भी पढ़ेंगे। द फर्स्ट कंसेप्ट इज
वैलेंस कॉन्सेप्ट। अगर हम वैलेंस कॉन्सेप्ट की बात करें, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें क्या बताता है? ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम दूसरा नाम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। दूसरा नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने पुट फॉरवर्ड किया है? ये साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है जी.एन. लेवियस एंड दूसरा है डब्ल्यू कोजेल। ये दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने ये कॉन्सेप्ट पुट फॉरवर्ड किया है। और कब किया है? 1916 में। The valence concept is put forward by G.N. Levius and W. Kozel in 1916। कंसेप्ट की अगर हम बात करें, कंसेप्ट की एम्स क्या है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स कंसेप्ट के ये है टू एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्ड, टू एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्ड। कि वो किस चीज को एक्सप्लेन करे? केमिकल बॉन्ड को, कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, दैट व्हाई केमिकल बॉन्ड आर फॉर्म। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक, इसका स्टेटमेंट क्या है? ये कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि हमेशा केमिकल बॉन्ड जो बनता है तीन पॉइंट्स की वजह से, तीन चीजों की वजह से केमिकल बॉन्ड बन सकता है। एटम्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्या करते हैं? गेन करते हैं। ये तीन पॉइंट्स की वजह से केमिकल बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है? टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए एटम्स क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इसके फर्दर टू रूल्स हम पढ़ते हैं फिर वैलेंस कंसेप्ट के इसको एक को हम कहते हैं डोपलेट रूल और दूसरे को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल की अगर हम बात करें, ये रूल हमें क्या कहता है कि एटम्स स्टेबिलिटी के लिए अपनी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कि एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपनी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले। कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करे? 2 इलेक्ट्रॉन। इस रूल को हम कहते हैं डुप्लेट रूल। ये जो है, ये स्टार्ट वाले जो एटॉमिक नंबर वाले हैं 1 2 3 4 3 तक जो एटम्स है, ये क्या करते हैं? ये कंसेप्ट उन एटमों के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। कितना है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर? 1। इसकी अगर हम नेचर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो जाता है, इसलिए कितने बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है। एक क्यों बनाता है? ताकि ये क्या करे? स्टेबिलिटी गेन करे। अपने जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले? 2। यहां पे मैंने बात की स्टार्ट में वैलेंस शेल की। अगर हम शेल की बात करें, मुख्तलिफ सारे शेल्स हैं एटम के अंदर। लाइक देख ले, ये मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। आखिरी शेल को हम दो नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। दूसरा नाम क्या देते हैं इसको? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल। हमेशा बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट करते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं? वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा बाकी जो शेल्स हैं, सेकंड नंबर इसको पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, और बाकी जो शेल्स इनको हम इनर शेल्स कहते हैं। तो बॉन्ड के पार्टिसिपेशन के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं? वैलेंस शेल वाले। तो इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि एटम्स क्या चाहते हैं कि क्या करे? वो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करें। इस रूल को हम कहते हैं डुप्लेट रूल। दूसरा रूल है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मीन 8। एटम्स क्या करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए ये ट्राई करते हैं
ये कोशिश करते हैं कि उनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। कि टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन to 8 electron in their outermost shell। outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन अटेन करें, 8। ऐसे टेंडेंसी को एटम्स की हम क्या कहते हैं, डोबलेट रूल। और स्टेबिलिटी के लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये मस्ट कंडीशन है। और ये जो रूल है ये ज्यादातर एटमों के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। हम बात करते हैं किसी एटम को ले लेते हैं, यहां पे मैं ले लेता हूं X11 X is equal to 9। इसको देख लेते हैं सबसे पहले, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। हम शेल ड्रा करते हैं, आप लोगों को पता है कि एल एम, अभी मैंने आप लोगों को बताया एन, एस एस पी एस पी डी आगे आप लोगों को बताया हुआ है, सही है। तो यहाँ पे देखिए पहले में कितने आते हैं 2, दूसरे में कितने आते हैं 8, कितने 8, 8 इसमें हो गए 10, और एक ऊपर रहता है तो एक यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इस रूल के मुताबिक एटम्स क्या करता है, अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने 8, स्टेबिलिटी के लिए। यहाँ पे अगर आप लोग देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान है, नहीं। ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या करेगा, लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, आप जरा देख लें, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास ये रूल ये कहता है कि स्टेबिलिटी के लिए एटम्स क्या करता है, अटेन करता है अपने आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, कितने 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, किस वजह से बनता है। हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट था जिसको हमने नाम दिया था वैलेंस कंसेप्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, दूसरे रीजन को डिस्कस करेंगे डिटेल से कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।